वेलकम बैक, माई सेल्फ एसके अग्रवाल। और आज अपन बात करेंगे खास तौर से जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होने वाला है आरपीएससी के अंदर या फिर अलग जो एमपी स्टेट है उनके अंदर भी होने वाला है बॉटनी सब्जेक्ट से। तो उसी के रिगार्डिंग अपन ने लास्ट जो पेपर है 2020 के अंदर जो राजस्थान आरपीएससी के तहत करवाया गया था उसको अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो अपन ने क्वेश्चन नंबर 25 तक डिस्कस कर लिया था, पेपर नंबर 2। तो आज उसी को आगे बढ़ाते हुए अपन क्वेश्चन नंबर 26 को लेके आए हैं। तो 26 पे चलते हैं अपन सबसे पहले। तो यहाँ पर देखो 26 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए माइटोकॉन्ड्रियल मार्कर एंजाइम। देखिए मार्कर एंजाइम का टर्म जो है वो किस लिए यूज में आता है। मार्कर का मतलब होता है किसी भी चीज़ को पहचानना, किसी भी चीज़ को चिन्हित करना, चिन्ह लगाना, डॉट लगाना, किसी को पहचानना। इसका मतलब अलग अलग जो सेल ऑर्गेनेल है या फिर अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, अलग अलग सेल के कंपार्टमेंट्स हैं, उनमें कुछ विशेष एंजाइम, कुछ विशेष चीज़ें पाई जाती है। तो वो चीज़ें किसी दूसरे ऑर्गेनेल्स में ना पाई जाती हो, तो ऐसी कोई भी एंजाइम या कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी विशेष सेल ऑर्गेनल के अंदर ही पाया जाता हो वो उसका मार्कर एंजाइम के नाम से कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में एक विशेष एंजाइम पाया जाता है जो माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा किसी में भी नहीं पाया जाता है, तो वो क्या कहलाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के मार्कर एंजाइम कहलाएंगे। यहाँ पर अपन बात करें जैसे सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया का एक क्या है, एक मार्कर एंजाइम है, क्योंकि सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज केवल माइटोकॉन्ड्रिया में ही देखने को मिलता है। इसके अलावा जैसे ये दिया हुआ है एसिड फॉस्फेटेज, एसिड फॉस्फेटेज केवल लाइसोसोम का ही करेक्टर है। तो एसिड फॉस्फेटेज लाइसोसोम का क्या है, एक मार्कर एंजाइम होता है। यहाँ पर पूछा गया है माइटोकॉन्ड्रिया का, तो माइटोकॉन्ड्रिया का राइट आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज इसका राइट आंसर होगा। 27 नंबर क्वेश्चन में अपन चलते हैं। जैसे 27 नंबर क्वेश्चन में अपन देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना डज नॉट टेक प्लेस। इनमें से कौन सा फिनोमिना नहीं होगा इन प्लांट ड्यूरिंग फ्लोडिंग एंड सॉइल कॉम्पैक्टेशन। ठीक है, आंधी तूफान की कंडीशन में और सॉइल जो मतलब मिट्टी जमाव वाली कंडीशन हो जाती है उस टाइम पर कौन सी घटना इनमें से नहीं होती है। ठीक है, रिडक्शन रेस्पिरेशन, अगर ऐसी कंडीशन होगी तो धीरे धीरे रेस्पिरेशन है वो कम होने लगेगा। फर्मेंटेटिव मेटाबॉलिज्म बढ़ने लगती है। ROS प्रोडक्शन, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं, ये भी ठीक है। ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, यहाँ पर स्टोमेटा ओपन नहीं होंगी बल्कि क्लोज कर दिए जाएंगे, क्योंकि स्ट्रेस कंडीशन चल रही है। स्ट्रेस कंडीशन में स्टोमेटा जो है वो क्लोज कर दिए जाते हैं। ये इसका गलत आंसर है कि ये ओपन होगा, ओपन नहीं क्लोज होगा यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डी इज द राइट आंसर। 28 नंबर में अपन देखें, 28 नंबर क्वेश्चन में देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मेड यूज व्हेन प्रोबेबली ऑफ अक्रेंस ऑफ रेयर इवेंट इज वेरी स्मॉल। मतलब कोई भी इवेंट बार बार रिपीट होते हो, ठीक है, कोई भी इवेंट्स जो बार बार एक पर्टिकुलर टाइम के इंटरवल के बाद में अगर वो घटना होती है तो वो वाली कंडीशन पूछ रहा है। तो ये कंडीशन आती है यहाँ पर पॉइजन जो है ये, या पिजन कहें अपन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर आ जाएगा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, इसका राइट आंसर होगा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 29, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज नॉट ए पार्ट ऑफ रोस स्केवेनिंग प्रोसेस। देखिए रोस जो है स्केवेनिंग, यहाँ पर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज सभी ऑर्गेनिज्म में बनते हैं, और बनते कब हैं, नॉर्मल कंडीशन में भी बनते हैं। जब कोई भी सेल है वो दो कंडीशन में चलती है, उसकी ग्रोथ भी चलती रहती है और साथ साथ सेनेसेंस भी चलता रहता है। उस कंडीशन में कुछ सेल्स को डैमेज करना होता है, कुछ सेल्स को अच्छी ग्रोथ शो करनी होती है। तो वो जो बैलेंस बनाने के लिए आवश्यक होती है वहाँ पर रिएक्टिव स्पीसीज बनाई जाती है। रिएक्टिव स्पीसीज जो होती है, ऑक्सीजन रिएक्टिव स्पीसीज जो होती है, वो क्या करती है, उस सेल के जेनेटिक मटेरियल को डैमेज करती है, सेल वॉल को डैमेज करती है, जिसके कारण से सेल जो है वो सेनेसेंस और लास्ट में डेथ में चली जाती है। तो वो सेल धीरे धीरे डेथ में चली जाएगी, और दूसरी जो सेल्स है जिनको अपन बढ़ाना चाहते हैं वो माइटोसिस करके कंटिन्यू ग्रोथ
करती रहती है। तो सेल के किसी भी ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट में भी काफ़ी रोल प्ले करता है। उसके अलावा अगर आपकी बॉडी में प्लांट हो चाहे एनिमल हो, किसी भी प्रकार के स्ट्रेस क्रिएट होते हैं, किसी चीज़ की डेफिशिएंसी आती है, तो उस टाइम भी ऑक्सीजन रिएक्टिव स्पीसीज बनने लगते हैं और उन सेल्स को क्या करते हैं, डैमेज करते हैं। तो अपने बॉडी सिस्टम के अंदर या प्लांट बॉडी सिस्टम में ऐसा इनका रोस स्केवेनिंग प्रोसेस सिस्टम पाया जाता है जो इन रिएक्टिव स्पीसीज को क्या करता है, तोड़ के नॉर्मल वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दो प्रकार के अपन कह सकते हैं, रोस जो सिस्टम होता है वो दो प्रकार का कह सकते हैं अपन, एंजाइमेटिक और नॉन एंजाइमेटिक। एक ऐसे है जो ऑक्सीजन रिएक्टिव जो स्पीसीज होती है उनको एंजाइम की सहायता से नॉर्मल में कन्वर्ट करना। एक होता है विदाउट एंजाइम, मतलब अदर जो कंपोनेंट है उनकी सहायता से रिएक्टिव स्पीसीज को नॉर्मल स्पीसीज, नॉर्मल मतलब वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करना। तो दो प्रकार का सिस्टम है, एंजाइमेटिक और नॉन एंजाइमेटिक। तो यहाँ पर इनमें से पूछा गया है कौन सा नहीं है। तो देखो, सुपरऑक्साइड डिसम्यूटेज ये तो है रोस के अंदर, कैटालाइज है ये भी है, एस्कॉर्बेट प्रोक्सीडेज है ये भी है, हेलिकेज नहीं है। हेलिकेज जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए डीएनए रेप्लिकेशन और आरएनए रेप्लिकेशन अपन कहें ट्रांसक्रिप्शन में यूज में आने वाला एक एंजाइम होता है, ना कि रोस के अंदर। रिएक्टिव स्पीसीज में यूज में नहीं आता है। इसका राइट आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन में अपन देखें, क्लोरोप्लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन हैज़ बिकम एन इम्पोर्टेंट टेक्निक इन प्लांट बायोटेक्नोलॉजी बिकॉज। ठीक है, कि क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स में अगर आप मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो क्लोरोप्लास्ट में आप जो है ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो, उनका बाहर से जो जीन है वो डाल सकते हो क्लोरोप्लास्ट में। क्यों डाल सकते हो? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में जो उसका डीएनए है या उसका जो प्लाज्मिड है, ठीक है, उसमें क्या होता है, रेप्लिकेशन की क्षमता पाई जाती है, अपनी मल्टीपल कॉपीज बना सकता है। तो जो आप डिजायर्ड जीन उसमें मॉडिफिकेशन कर रहे हो उसके सर्कुलर डीएनए में क्लोरोप्लास्ट की, तो अपनी मल्टीपल कॉपीज बढ़ा सकता है। तो वहाँ पर नंबर ऑफ कॉपीज इंक्रीज हो सकती है कम समय के अंदर, इसलिए उसमें डालना ज़्यादा बेटर होता है। और कुछ चीज़ें ऐसी है कि क्लोरोप्लास्ट में अपना सेल्फ जीन एक्सप्रेशन करने की भी कैपेसिटी पाई जाती है, और कुछ जो है न्यूक्लिक एसिड उसको प्रोटीन देता है, लेकिन कुछ वो खुद भी जीन एक्सप्रेस करके अपनी प्रोटीन कंपोनेंट बना सकता है। तो वहाँ पर भी इसका यूज आएगा। तो ऑप्शन देखो ए, एक्सप्रेस्ड प्रोटीन आर प्रोसीड प्रॉपरली, वेरी लार्ज ट्रांस जीन कॉपी नंबर में भी ऑब्टेन। यहाँ पर ये बी वाला ऑप्शन देखो काफ़ी अच्छा है, वेरी लार्ज ट्रांस जीन कॉपी नंबर में भी ऑब्टेन। सबसे बड़ी बात है कि नंबर ऑफ कॉपीज सबसे ज़्यादा बना सकता है, इसलिए इसको यूज में ले सकते हैं अपन। सी ऑप्शन है, ट्रांसमिशन ऑफ प्लास्टिड थ्रू पोलन इज हाई, ऐसा कुछ नहीं है। इंटीग्रेशन ऑफ ए ट्रांस जीन इज अनप्रिडिक्टेड एंड रैंडम, ये भी नहीं। बी ऑप्शन इज द बेस्ट आंसर। यहाँ पर देखो 31 में अपन देखें, ड्यूरिंग डे टाइम, दिन के समय में ये जो कैम प्लांट्स होते हैं, क्रूसिलियन एसिड मेटाबॉलिज प्लांट प्रोड्यूस CO2 फॉर फोटोसिंथेसिस फ्रॉम। देखो नाइट के समय इनमें क्या बनता है, मैलिक एसिड बनता है। मैलिक एसिड वेक्यूल के अंदर जो है स्टोरेज कर लिया जाता है, जिसे एसिडिफिकेशन बोलते हैं। दिन के अंदर जो है एसिड जो बना है मैलिक एसिड वो वापस से टूटता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, उसे डी एसिडिफिकेशन कहते हैं। तो दो प्रोसेस चलती है कैम प्लांट्स के अंदर, एसिडिफिकेशन नाइट में और दिन के अंदर डी एसिडिफिकेशन। तो दिन में जो मैलिक एसिड स्टोरेज किया गया था नाइट में, किसमें, वैक्यूल में, वो दिन के अंदर टूटता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है। तो यहाँ पर मैलिक एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा अपना मैलिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 32 में अपन देखें, ए मिरर इमेज एबनॉर्मल क्रोमोसोम कंसिस्टिंग ऑफ 2 कॉपीज ऑफ आइदर ए शॉर्ट आर्म और ए लॉन्ग आर्म कैरेक्टराइज्ड फीचर। इन्होंने बताया है कि कोई भी एक क्रोमोसोम की 2 भुजाएं हैं और दोनों एक दूसरे की कॉपी है, एक दूसरे की मिरर है। सपोज अपन बात करते हैं, जैसे मान लो ये क्रोमोसोम है यहाँ पर स्मॉल आर्म और ये लॉन्ग आर्म। यहाँ पर मैं ये कह दूँ कि यहाँ पर इसी की एक आर्म है, ये है यहाँ पर, तो एक तो रेड और एक ग्रीन है। अब अपन इसका ये कहें कि यहाँ से इसका क्या होगा, सेपरेशन होगा, एनाफेज के अंदर इसका सेपरेशन होगा। और सेपरेशन कुछ इस प्रकार से होगा कि यहाँ से
एक दूसरे के मिरर हैं, ये छोटी छोटी आर्म है, दोनों स्मॉल आर्म है, लेकिन एक दूसरे के मिरर है ये। तो इस प्रकार के दोनों को भी जब सेम हो जाए तो ये छोटी आर्म भी ऐसी हो सकती है और बड़ी आर्म भी ऐसी हो सकती है। जैसे बड़ी आर्म भी इधर ऐसे बन जाए, जैसे ये भी दोनों एक दूसरे की क्या है, कॉपी है। तो इस प्रकार का अगर करेक्टर पाया जाता है उसे आइसो क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। ठीक है, एबनॉर्मलिटीज के कारण से होता है कि जब वर्टिकल सेपरेट ना होकर हॉरिजॉन्टल सेपरेट हो जाते हैं, तो यहाँ पर ये कंडीशन है, तो इसमें आइसो क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन किया जाता है, जिसमें दोनों भुजाएं एक दूसरे की मिरर होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ए ऑप्शन इज द बेस्ट आंसर। 33 में अपन देखें, यहाँ पर 33 में जीन्स दैट एक्सिबिट क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस आर। क्रिस क्रॉस का मतलब होता है कि अगर जो जीन है वो ट्रांसफ़र होते हैं जस्ट ऑपोजिट। जैसे अपन बात करें कि फादर का जो एक्स क्रोमोसोम जो है वो किसके पास जाता है, डॉटर के पास। सेम इसी प्रकार से मदर के जो एक्स क्रोमोसोम है वो किसके पास जाता है, अपने सन के पास। इसका मतलब वो जस्ट ऑपोजिट है। तो यहाँ पर क्रिस क्रॉस का मतलब है फादर की जगह मदर रखें और मदर की जगह अगर फादर रखें तो बनने वाले प्रोजेनी की जो जीनोटाइप है वो चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार का जो एग्जाम्पल है वो देखने को मिलता है हमेशा एक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स के अंदर, एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के अंदर हमेशा क्रिस क्रॉस देखने को मिलता है, जस्ट ऑपोजिट एक दूसरे को देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखो आपको डोमिनेंट जीन्स, कोडोमिनेंट जीन्स, एक्स लिंक्ड मतलब सेक्स लिंक्ड और सेक्स लिमिटेड जीन्स। तो यहाँ पर सेक्स लिंक्ड जो जीन है सी ऑप्शन इज द बेस्ट आंसर। इसकी जगह एक्स लिंक्ड होता तो भी इसका राइट आंसर होता। 33 हो गया। 34 देखते हैं। 34 में अपन देखें, ट्रांसजेनिक प्लांट्स आर एक्ट एज ए लिविंग बायोरिएक्टर। ये जो ट्रांसजेनिक प्लांट्स होते हैं वो बायोरिएक्टर के रूप में काम करते हैं। फॉर प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल केमिकल्स एंड फार्माक्यूटिकल्स इज नोन एज। अगर ऐसे यूज़ में आते हैं, फार्माक्यूटिकल्स प्रोडक्शन करने के लिए यूज़ में आते हैं और एक्ट एज ए लिविंग बायोरिएक्टर्स के रूप में काम करते हैं, इस प्रकार के जो प्लांट्स होते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मिंग आ जाएगी, क्योंकि उसके अंदर मॉडिफिकेशन किया गया है, अपने जीन डाला है, जिसके कारण से वो जीन एक्सप्रेस होकर अपने प्रोडक्ट बाहर की तरफ एक्यूमुलेट कर रहा है या एक्सक्रीट कर रहा है या फिर अपने सेक्रेट कर रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 35 में अपन देखें, इन एक्वस सॉल्यूशन एक्रिडीन मॉलिक्यूल बाइंड टू डीएनए इंसर्ट बिटवीन द एडजस्टिंग बेस पेयर, द प्रोसेस इज कॉल्ड। ठीक है ना, एक्रिडीन जो मॉलिक्यूल होता है वैसे तो कार्सिनोजेनिक है और डाई के रूप में, लेकिन जो डीएनए मॉलिक्यूल्स होता है, यहाँ से अपन देखें ये डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं, ये नाइट्रोजन बेसेस हैं। तो ये एक्रिडीन जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, इनके नाइट्रोजन बेसेस के बीच बीच में आकर इंसर्ट हो जाते हैं कुछ इस प्रकार से। ये डाई यहाँ पर आकर इंसर्ट हो जाती है, दो नाइट्रोजन बेसेस के बीच में आकर इंसर्ट होती है, इसलिए इसे इंटरकैलेटिंग एजेंट के नाम से भी अपन जानते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये इंटरकैलेशन कहलाएगा। जैसे अपन देखें तो इसका ऑप्शन देखो, डीप्यूरिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और ट्रांसफॉर्मेशन और इंटरकैलेशन। तो यहाँ पर दो नाइट्रोजन बेसिस के बीच में अगर आकर इंसर्ट होता है तो यहाँ पर ये टर्म कहलाएगा अपना इंटरकैलेशन, इंटरकैलेटिंग एजेंट के रूप में। ठीक है, जैसे इथेरियम ब्रोमाइड भी इंटरकैलेटिंग एक एजेंट होता है। 36 में अपन देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एपिसोम। एपिसोम का एग्जाम्पल नहीं, एपिसोम टर्म जो है उसके लिए यूज में लिया जाता है कोई भी डीएनए का सेगमेंट, कोई भी डीएनए का फ्रेगमेंट्स हो जो किसी भी दूसरे जेनेटिक मटेरियल में जाकर इंसर्ट हो सकता हो। ठीक है, तो वो सभी क्या है, एपिसोम के रूप में वर्क कर सकता है। तो ये एपिसोम क्या होता है, डीएनए का छोटा फ्रेगमेंट होता है जो किसी भी दूसरे डीएनए में इंसर्ट हो सकता है। जैसे मान लो प्लाज्मिड में इंसर्ट हो गया, प्लाज्मिड का छोटा सा पार्ट है वो बैक्टीरियल क्रोमोसोम में इंसर्ट हो गया। और अपन बात करें
ख़ासतौर से बैक्टीरिया में बात करें और ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स की बात करें, जंपिंग जीन्स की बात करें, ये सभी क्या है, एपिसोम्स के एग्जाम्पल आते हैं इसमें। तो यहाँ पर दे रखा है सेक्स फैक्टर दे रखा है, प्रोफेज दे रखा है और IS एलिमेंट दे रखा है और सिग्मा फैक्टर दे रखा है। ये तीनों तो हैं, सेक्स फैक्टर है, प्रोफेज फैक्टर है और IS एलिमेंट्स है, ये सभी कैसे एपिसोम्स के रूप में काम कर सकते हैं। डी ऑप्शन सिग्मा फैक्टर कोई पर्टिकुलर नहीं है, सिग्मा फैक्टर जो है वो ट्रांसक्रिप्शन में यूज में आने वाली एक प्रोसेस है। तो इसका राइट आंसर जो आ जाएगा डी ऑप्शन। सिग्मा फैक्टर जो होता है वो इनिशिएशन फैक्टर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 में देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैंडिंग पैटर्न, क्रोमोसोम को जब बैंडिंग पैटर्न में अपन कलर स्टैनिंग करते हैं, कैरियोटाइप्स बनाते हैं, उस टाइम की है ये बैंडिंग पैटर्न। अलाउ प्रेसिस आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डिफरेंट क्रोमोसोम पेयर एंड स्ट्रक्चरल क्रोमोसोम रीअरेंजमेंट। क्रोमोसोम की आप देखना चाहते हो, कैरियोटाइप बनाना चाहते हो, सभी क्रोमोसोम्स को बैंड्स के अकॉर्डिंग उनको अरेंजमेंट करना चाहते हो, तो यहाँ पर ये जो बता रहा है बैंडिंग पैटर्न अलाउ टू प्रेसिस आइडेंटिफिकेशन डिफरेंट क्रोमोसोम, तो मोस्टली जो जी बैंडिंग है उसको यूज में लिया जाता है। जी बैंडिंग में यहाँ पर अपन क्रोमोसोम कुछ इस प्रकार से है, ये क्रोमोसोम है, इसमें कुछ इस प्रकार से लाइट और डार्क बैंड बनते हैं। एक डार्क है, फिर दूसरा लाइट, फिर दूसरा डार्क, फिर लाइट, फिर डार्क, फिर लाइट, इस प्रकार से इसमें बैंडिंग बनती है। जो डार्क बैंड होते हैं वो जी और सी हाई होते हैं, मतलब ग्वानिन और साइटोसिन हाई रिच एरिया होता है, जबकि जो लाइट बैंड है वो एडेनिन और थायमिन रिच एरिया होता है, मतलब जेनेटिक मटेरियल होता है। इस प्रकार से इनके बैंड बनाए जाते हैं, तो ये जी बैंडिंग होती है। आर बैंडिंग इसके जस्ट ऑपोजिट है, इसमें जो डार्क बैंड होते हैं वो एडेनिन और थायमिन युक्त होते हैं, जबकि लाइट बैंड होते हैं ग्वानिन और साइटोसिन वाले होते हैं। और ये सी बैंडिंग जो होती है, सी बैंडिंग खासतौर से जो हेट्रोक्रोमेटिन होती है, सेंट्रोमियर होता है, टेलोमियर होता है, उनको स्टैंड करने के लिए यूज में आता है। जबकि क्विंचिंग बैंडिंग जो है, क्यू बैंडिंग है, ये खासतौर से जी बैंडिंग के जैसे ही स्ट्रक्चर होती है, ठीक है ना, मतलब बैंडिंग पैटर्न होता है जी के समान ही। इसका राइट आंसर जो होगा वो आ जाएगा जी बैंडिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 38 में देखें, द पॉजिटिवली चार्ज्ड एमिनो एसिड प्रेजेंट इन हिस्टोन इंक्लूड्स। हिस्टोन प्रोटीन्स जो होते हैं वो डीएनए को अटैच करके रखता है अपने ऊपर, और हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर डीएनए जो है वो कुछ इस प्रकार से लिपटा हुआ होता है। हिस्टोन प्रोटीन जो है, एक हिस्टोन प्रोटीन का जो कोर होता है उसमें 8 प्रोटीन पाई जाती है। 4 प्रकार के प्रोटीन है, H2A, H2B, H3 और H4, प्रत्येक की 2-2 कॉपी होती है। तो ये क्या बन जाता है, ऑक्टामर। ऑक्टामर के ऊपर डीएनए है वो लिपटा हुआ रहता है, जिसे न्यूक्लियोसोम के नाम से जानते हैं। और डीएनए जो है वो नेगेटिव चार्ज है, जबकि हिस्टोन प्रोटीन एक पॉजिटिव चार्ज है। हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिव चार्ज होने का कारण है उसमें जो बेसिक एमिनो एसिड्स है, लाइसिन और आर्जिनिन पाए जाते हैं। तो यहाँ पर यही पूछा है पॉजिटिवली चार्ज एमिनो एसिड्स इन हिस्टोन्स, तो लाइसिन और आर्जिनिन इसका राइट आंसर होगा। उनकी जो टेल होती है उसमें पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 39, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ हार्मोन इज रिलेटेड टू इंसेक्ट एंड डिजीज रेजिस्टेंट इन प्लांट्स। प्लांट्स और इंसेक्ट में ग्रोथ हार्मोन इज रिलेटेड टू इंसेक्ट रेजिस्टेंट, ठीक है, डिजीज और इंसेक्ट के प्रति रेजिस्टेंट पावर को भी मेंटेन रखता है, उसमें यूज में आता है। ऐसा प्लांट्स हार्मोन कौन सा है, तो इनमें ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन और लास्ट में दिया है जास्मोनेट। तो जास्मोनिक एसिड या जास्मोनेट इज ए डिफेंस मैकेनिज्म, ये डिफेंस मैकेनिज्म में यूज में आता है प्लांट्स के अंदर। तो यहाँ पर ये इंसेक्ट डैमेज हो चाहे डिजीज से डैमेज प्लांट हो, उसमें उसके दौरान ये स्ट्रेस कंडीशन में ज़्यादा रिलीज किया जाता है जास्मोनेट, तो ये उसको प्रोटेक्शन करने में काम आता है। 40 में अपन देखें, एम्ब्रियो रेस्क्यू टेक्निक प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्रोड्यूसिंग। जैसे कोई भी प्लांट हाइब्रिड प्लांट है, आपने क्या किया है, एक स्पीसीज के 2 प्लांट हैं, उनके बीच में आपने हाइब्रिडेशन करवाया है, और हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट हाइब्रिडेशन हो सकता है या कोई भी हाइब्रिड हो सकता है। आपने किसी प्रकार से क्रॉस करवाया हो, पोलिनेशन करवाया हो, तो उनके बनने वाला एम्ब्रियो है, अगर वो डेवलप नहीं होता है तो फर्टिलाइजेशन करने के बाद में उस एम्ब्रियो को आप निकाल कर कल्चर मीडियम में उसको कल्चर कराकर कंप्लीट प्लांट डेवलप कर सकते हो, उसे अपन कहते हैं एम्ब्रियो रेस्क्यू। तो एम्ब्रियो रेस्क्यू क्यों यूज में आता है, तो मैंने बता दिया आपको कि जब इंटर और इंट्रा स्पीसीज एक स्पीसीज के बीच में या अदर स्पीसीज के बीच में,
दो स्पीसीज़ के बीच में अगर आपने हाइब्रिड प्लांट बनाया है उनके एम्ब्रियो को बचाने के लिए, तो ये टेक्निक यूज में ली जाती है। तो सीडलेस फ्रूट है, हैप्लोइड प्लांट्स है, इंटर स्पेसिफिक और इंटरजेनेरिक हाइब्रिड के सीड को बचाने के लिए या प्लांट प्रोडक्शन करने के लिए यूज में आता है ये एम्ब्रियो रेस्क्यू। तो ऑप्शन राइट सी होगा इसका। 41 में अपन देखें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डीएनए मॉलिक्यूल आर कॉपीड यूजिंग रोलिंग सर्किल रेप्लिकेशन प्रोसेस। रोलिंग जो मेथड होता है रेप्लिकेशन का वो खास तौर से किस में पाया जाता है, तो प्लाज्मिड में मोस्टली देखने को मिलता है रोलिंग सर्कुलेशन। तो यहाँ पर ऑप्शन, क्योंकि जब बैक्टीरिया में कॉन्जुगेशन अपन पढ़ते हैं तो एक बैक्टीरिया से रोलिंग मेथड के अंदर एक प्लाज्मिड रेप्लिकेट करते हुए दूसरे बैक्टीरिया के अंदर चला जाता है, F+ से F- में चला जाता है। तो आपका कौन सा मेथड यूज में आता है, रोलिंग मेथड यूज में आता है रेप्लिकेशन के लिए, तो प्लाज्मिड का। तो यहाँ पर इसमें प्लाज्मिड है, बी जीनोम है, ईस्ट जीनोम है, ड्रोसोफिला जीनोम है, तो ए इसका राइट आंसर होगा। प्लाज्मिड में रोलिंग रेप्लिकेशन मैकेनिज्म पाई जाती है। इसमें देखें आगे, काई साइट आर एसोसिएटेड विद। काई साइट जो होती है वो खास तौर से जो रिकॉम्बिनेशन होता है, कोई भी एक इस प्रकार से प्लाज्मिड है, ये कोई प्लाज्मिड है जहाँ पे होमोलोगस सीक्वेंस पाई जाएगी, वहाँ पर ये क्या करेंगे, एक दूसरे को एक्सचेंज कर लेंगे फ्रेगमेंट्स को। तो ये जो साइट है वो क्या कहलाएगी, काई साइट कहलाती है। तो यहाँ पर रेप्लिकेशन दे रखा है, हाँ होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन दे रखा है, तो यहाँ पर काई साइट जो है वो किससे रिलेटेड है, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन से रिलेटेड साइट होती है। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन आ जाएगा। आइए अपन देखें 43 में अपन देखें, इन प्राइमरी सेल वॉल ऑफ ऑल डाइकोट स्पीसीज इन मैनी ऑफ मोनोकोट स्पीसीज द प्रिंसिपल क्रॉस लिंक ग्लाइकेन्स आर। मतलब जो प्राइमरी सेल वॉल होती है उसमें कुछ क्रॉस लिंकेज बनता है, किसके कारण से, ग्लाइकेन्स के। तो ग्लाइकेन्स कौन सी फॉर्मेट में पाया जाता है, किस फॉर्म में पाया जाता है, तो काइटिन है, सेल्यूलोज है, जाइलोग्लाइकेन्स है, पेप्टाइडोग्लाइकेन्स है। तो ऑप्शन सीधा सही है, जाइलोग्लाइकेन्स के रूप में इंटरलिंक क्रॉस के रूप में लिंकेज बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन, प्राइमरी सेल वॉल में। यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन था कि माइटोटिक सेल डिवीजन जब होती है तो उसमें अलग अलग स्टेज होती है। सबसे पहले अपन देखें, सबसे पहले G1 है, S है, G2 है और M है। सबसे छोटी M होती है, 1 घंटे के आसपास की होती है। सबसे बड़ी G1 होती है, फिर S है, फिर G2 है और सबसे छोटी M होती है। तो इनका अरेंजमेंट देखना कितने कितने घंटे का टाइम लगाती है। तो यहाँ पर दे रखा है 18 घंटे का टाइम लगाती है। तो 18 घंटे को आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा तो 9 घंटे तो किस में आ गए, G1 के अंदर आ गए। फिर अपन देखें, यहाँ पर देखें अपन 9 घंटे जो है वो G1 में, इससे कम 5 घंटे S में, इससे कम G2 में, इससे कम M में। तो यहाँ पर आ जाएगा 9, 5, 3, 1। तो इसका राइट आंसर भी कौन सा होगा, सी ऑप्शन होगा। ये इसकी सीक्वेंस रहती है। सबसे छोटी साइट हमेशा माइटोसिस में टाइम लगता है, 1 घंटे का टाइम लगता है माइटोसिस के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर अपन देखिए 45 क्वेश्चन नंबर 2 अपन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल बॉडी इज एसोसिएटेड विद। ऐसे कोई सेंट्रल बॉडी जो किन से एसोसिएटेड है, कौन सी चीज़ों से लिंक है, कलेक्शन करना, इंट्रोडक्शन करना, डॉक्यूमेंटेशन करना, इवोल्यूशन करना, मेंटेनेंस, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट मटेरियल। प्लांट मटेरियल के बारे में सभी चीज़ें हैं, कलेक्शन करना, इंट्रोडक्शन करना, डॉक्यूमेंटेशन करना, मूल्यांकन करना, मेंटेनेंस करना, एक्सचेंज करना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट मटेरियल ऑफ एग्रो हॉर्टिकल्चर क्रॉप इन इंडिया के अंदर। तो यहाँ पर कौन सा इंस्टीट्यूट सबसे बेस्ट है सेंट्रल लेवल पर, तो नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज न्यू दिल्ली, ये सबसे लिए बेस्ट है इन सभी करेक्टर्स के लिए। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 46 में अपन देखें, विच वन ऑफ द टेक्निक इज नॉट एम्प्लॉयड फॉर द स्टडी ऑफ प्रोटियोम। प्रोटियोम का मतलब होता है कंप्लीट स्टडी ऑफ प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड बाय ए कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। कोई भी एक ऑर्गेनिज्म के द्वारा कंप्लीट प्रोटीन जो प्रोड्यूस की जाती है उसे अपन क्या कहते हैं, प्रोटियोम के नाम से जानते हैं। तो प्रोटियोम की स्टडी को स्टडी करने के लिए कौन सा मेथड है वो यूजेबल नहीं है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, मेल्डिटॉफ,
2D जे इलेक्ट्रोफोरेसिस और इलेक्ट्रोफ्यूजन। इलेक्ट्रोफ्यूजन इसकी टेक्निक नहीं है कि आप प्रोटीन की स्टडी कर सको कंप्लीट। इलेक्ट्रोफ्यूजन एक मेथड होता है जिसके अंदर कोई भी जीन है वो किसी भी सेल्स में इंसर्ट करवाया जा सकता है। इलेक्ट्रोफ्यूजन, ठीक है ना। इलेक्ट्रोफ्यूजन का मतलब वैसे भी है कि कोई भी दो प्रोटोप्लास्ट को आप फ्यूज करवा सकते हो इलेक्ट्रिकल फील्ड की सहायता से, ठीक है। 47 में अपन देखें, रेडियल मूवमेंट ऑफ वाटर इन रूट इज थ्रू। रेडियल जो मूवमेंट होता है रूट्स के अंदर वो किसके थ्रू होता है? तो एपोप्लास्ट में भी होता है, सिम्प्लास्ट में भी होता है, ट्रांसमेम्ब्रेन में भी होता है। तो ये सभी मेथड से होता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो डी ऑप्शन होगा। 48 में अपन देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग विविपेरी। विविपेरी का मतलब होता है कि कोई भी प्लांट जिसमें डोरमेंसी नहीं हो, सीड उस प्लांट के फ्रूट में रहते हुए उसी प्लांट के ऊपर जर्मिनेट हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं? विविपेरी। खासतौर से मैंग्रोव जो प्लांट्स हैं, दलदली क्षेत्र में उगने वाले जो प्लांट्स हैं, उनमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि वो नीचे गिरते हैं, गिरते ही वो क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं, उस दलदल में फंस के रह जाते हैं। इसलिए उनमें ऐसा एडेप्टेशन डेवलप हो गया कि वो अपने प्लांट के पेरेंटल प्लांट के फ्लावर में रहते हुए वहीं पर क्या हो जाते हैं? वो जर्मिनेट हो जाते हैं और नए प्लांट को डेवलप करते हैं। उनमें डोरमेंस स्टेज नहीं पाई जाती है। यहाँ पर ऑप्शन में देखें, सीड जर्मिनेट विद इन फ्रूट वाइल इट इज स्टिल अटैच टू द मदर प्लांट। ठीक है, मदर प्लांट के ऊपर रहते हुए जर्मिनेट हो जाता है। इट यूजुअली अकर इन प्लांट ग्रोइंग अंडर द शैडो मेराइन हैबिटेट, ये भी ठीक है। इट अकर इन मैंग्रोव, ये भी ठीक है। इट इन्वॉल्व डोरमेंसी पीरियड, भाई इसमें डोरमेंसी पीरियड तो होता ही नहीं है। इसका मतलब इसका राइट आंसर जो होगा वो कौन सा होगा? डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 49 में अपन देखें, सर्केडियन रिथम इन प्लांट वॉज स्टडीड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय। सर्केडियन रिथम जो होता है, प्लांट का दिनचर्या जो होता है, उसको स्टडी सबसे पहले किसने किया था? तो यहाँ पर अपन देख लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है, कैरोलस लिनियस, एमडी मेरेन और बोर्थविक और हेनरिक गार्नर एंड एलार्ड। तो यहाँ पर जो मेरन जो है, मेरियन, एमडी मेरियन जो है, इन्होंने प्लांट्स के अंदर सर्केडियन रिथम जो है उसकी स्टडी के बारे में बताया था या उसकी स्टडी की थी। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन आ जाएगा। 50 में अपन देखें, आज का लास्ट क्वेश्चन भी है, द प्राइमरी हार्मोन रेगुलेटिंग सीड डोरमेंसी इन प्लांट आर। ठीक है, प्लांट की डोरमेंसी मतलब सीड की डोरमेंसी को मेंटेन करने के लिए कौन से हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? डोरमेंसी इंक्रीज करने के लिए सीड की तो है आपको एब्सिसिक एसिड की आवश्यकता। सीड डोरमेंस को कंट्रोल करने के लिए, ब्रेक करने के लिए यूज आवश्यकता है आपको जिब्रेलिन एसिड। तो जिब्रेलिन की बात करें और एब्सिसिक एसिड डोरमेंसी को बढ़ाता है, जिब्रेलिन कम करता है सीड की। तो दोनों ही कंडीशन है। जब एब्सिसिक एसिड का लेवल ज़्यादा रहता है तब तो वो डोरमेंसी स्टेज में रहता है। धीरे धीरे एब्सिसिक एसिड की कंसंट्रेशन कम होने लगती है, जिब्रेलिक एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ने लगती है, तो वो जर्मिनेट हो जाता है। तो दोनों हार्मोन है वो सीड डोरमेंसी को रेगुलेट करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, एब्सिसिक एसिड एंड जिब्रेलिन। इस प्रकार से अपने 50 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होते हैं। अगले अपन थर्ड पार्ट में मिलेंगे। इसी के साथ इस बुक को आप परचेज करना चाहते हो तो फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है और बाई पोस्ट भी आप मंगवा सकते हो 9636049989 के ऊपर बाई पोस्ट। आजकल अपना वीडियो ही कंप्लीट होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।